ये स्टूडेंट्स डेटा कंप्रेशन में आज हम क्विज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आई हैव प्रिपेयर्ड अ वन लाइनर टाइप ऑफ कंसेप्ट्स इन डेटा कंप्रेशन। इनको डिस्कस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ पॉइंट्स मैंने कुछ करीब 40 पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। तो अगर आप इनको सुनते जाइए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके जो एमसीक्यू बनेंगे, जो क्वेश्चंस बनेंगे, वहाँ पर ज़रूर ये आपकी हेल्प करेंगे। तो एक बस इसको ये लीड लगा के सुन लीजिए, तो आपने काफ़ी हद तक पढ़ भी लिया होगा। तो आपके काफ़ी कंसेप्ट जो हैं उनको भी हेल्प मिलेगी। उनको कहीं ना कहीं से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, तो उनको डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाट इज डेटा कंप्रेशन, व्हाई इट इज नीडेड। तो ठीक है, ये तो जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया। सबको पता होगा कि टू रिड्यूस द साइज ऑफ अ डेटा। ठीक है, तो देखो डेटा कंप्रेशन का जो काम होता है ना, दो होता है। एक तो डेटा के साइज को रिड्यूस करना, दूसरा डेटा की सिक्योरिटी को बढ़ाना, मींस एनकोडिंग करना। क्योंकि डेटा जो है एनकोडेड फॉर्म में जाता है तो सिक्योरिटी भी बढ़ती है और आपके डेटा का साइज भी कम होता है। तो टू रिड्यूस द साइज एंड टू एनकोड द डेटा, दोनों काम डेटा कंप्रेशन करता है। तो ऐसे करके एक एक लाइन देखो, कुछ कंसेप्ट है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, जो आपको बेसिक नॉलेज है, देन डेफिनेटली यू कैन चूज द राइट ऑप्शन अमंग दोज 4 ऑप्शंस। ओके, देखो शैनन फैनो की बात आ गई, शैनन फैनो एल्गोरिथम। तो देखो रिलेट करना है कि क्या रिलेट किया है। तो शैनन फैनो जो है एक एल्गोरिथम है जो कि लॉसलेस कंप्रेशन में इसका यूज़ होगा, और इस एल्गोरिथम का यूज होता है सेल्फ इंफॉर्मेशन थ्योरी में होता है। ठीक है, सेल्फ इंफॉर्मेशन थ्योरी के कंसेप्ट एंड देन एंट्रोपी के कंसेप्ट, तो ये इनसे आप रिलेट कर सकते हो। तो दो तीन टर्म है जैसे रिलेट कर सकते हो, जैसे इंफॉर्मेशन, सेल्फ इंफॉर्मेशन, देन एंट्रोपी, देन लॉसलेस कंप्रेशन। तो ये हमारे शैनन फैनो से आप इन वर्ड्स को जोड़ सकते हो। तो कहीं ना कोई क्वेश्चन ऐसा आपको जरूर मिलेगा कि शैनन फैनो का रिलेशन इन तीन चार चीज़ों से रहेगा, तो आप रिलेट कर सकते हो इस तरह से। ओके, फिर देखो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द हफमैन कोडिंग। देखो हफमैन कोडिंग का पर्पस क्या है। देखो हफमैन कोडिंग क्या होती है। देखो ऐसा तो क्वेश्चन तो आपको मिलेगा नहीं कि बहुत लेंथी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको जो है वन लाइनर और एमसीक्यू टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए। तो हो सकता है कि आपको कुछ लेटर्स दे दें और आपसे कहा जाए कि इनके कोड वर्ड्स बताओ, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसको आप शॉर्टकट मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो जो बेसिक चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि हफमैन कोडिंग जो होती है वो लॉसलेस टाइप की कंप्रेशन है। ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो हफमैन जो कोडिंग है एक लॉसलेस टाइप की कंप्रेशन है। हफमैन कोडिंग इज अ लॉसलेस टाइप ऑफ कंप्रेशन, और ये सबसे ज़्यादा सुटेबल जो मानी जाती है टेक्स्ट टाइप के डेटा के लिए मानी जाती है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल टेक्स्ट के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। ऑडियो टाइप के डेटा के लिए भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पर ऑडियो हम चाहते हैं कि भाई लॉसलेस, क्योंकि देखो कई ऐसे ऑडियो के फॉर्मेट्स होते हैं जहाँ पर लॉसलेस टाइप का डेटा की हमें ज़रूरत पड़ती होती है, तो वहाँ पर हफमैन कोडिंग का यूज़ किया जाता है। तो हफमैन कोडिंग इज एल्गोरिथम विच इज़ बेसिकली यूज्ड इन लॉसलेस टाइप ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, तो ये मतलब कुछ टर्म्स हैं जिनको आप रिलेट कर सकते हो। फिर आता देखो एडेप्टिव कोडिंग, एक टर्म यूज़ हो रहा है। तो एडेप्टिव कोडिंग का मतलब है डायनेमिक कोडिंग। एडेप्टिव कोडिंग, डायनेमिक कोडिंग, या अडेप्टिव हफमैन कोडिंग, डायनेमिक हफमैन कोडिंग, इस तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हो। तो एडेप्टिव हफमैन कोडिंग में क्या होता है, देखो एक तो होता है कि नॉर्मल हफमैन कोडिंग, एक होता है एडेप्टिव हफमैन कोडिंग। तो जो नॉर्मल हफमैन कोडिंग होता है उसमें जो लेटर्स होते हैं या जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम कोड वर्ड्स असाइन करते हैं, वो फिक्स लेंथ के होते हैं। वन टाइम कैलकुलेशन होती है, एक बार कैलकुलेट कर लिया, उन्हीं कोड वर्ड्स को हम लोग यूज़ करते जाते हैं। लेकिन अगर बात करें एडेप्टिव हफमैन कोडिंग की, तो इसमें जैसे जैसे एल्गोरिथम हमारी आगे बढ़ती है, मैसेज क्वेश्चंस जैसे आगे बढ़ता है, मैसेज जैसे आगे बढ़ता है, तो उसमें फिक्स लेंथ नहीं होती। मान लीजिए एक मैसेज हमारे पास है, ठीक है, ABCA। ओके, हमने ए को एनकोड कर दिया, तो शुरू में एक का कोड आया, मान लीजिए 001 फॉर एग्जाम्पल। तो जरूरी नहीं कि जो आगे ए लेटर आ रहा है उसके लिए भी 001 ही हमें लिखना पड़ेगा। नो, एज पर द नीड इनकी जो है ये चेंज होती रहती हैं। ओके, सो जो है ये चेंज जो है होते रहते हैं, तो इन्हीं को अडेप्टिव हफमैन कोडिंग बोलते हैं। तो ये भी हमारी जो है लॉसलेस टाइप की कंप्रेशन स्कीम होती है। और जो हमारी अडेप्टिव हफमैन कोडिंग होती है, इसमें जो तीन मेन प्रोसीजर होती हैं जो आपको याद होगा, एक होता है एनकोडिंग प्रोसीजर, एक होती है डिकोडिंग प्रोसीजर, और एक होती है अपडेट प्रोसीजर। ठीक है, जो अपडेट प्रोसीजर है वो एनकोडिंग का भी पार्ट होती है और डिकोडिंग का भी पार्ट होती है।
एनकोडिंग प्रोसीजर का काम होता है लेटर्स को, टेक्स्ट को या इनपुट मैसेज को 0-1 की फॉर्म में, मींस कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना। और डिकोडिंग प्रोसीजर का काम होता है 0-1 लेटर्स के कोड को किस में कन्वर्ट करना, वापस से ओरिजिनल मैसेज में लेके आना। और डिकोडिंग अपडेट प्रोसीजर का काम होता है हाफमैन ट्री को क्रिएट करना। तो हाफमैन ट्री ही हमारा हेल्प करता है एनकोडिंग और डिकोडिंग में। तो एनकोडिंग करें तब भी हाफमैन ट्री बनता है, डिकोडिंग करें तब भी हाफमैन ट्री बनता है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह से आप लोग इनको समझिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अपडेट प्रोसीजर फॉर अडेप्टिव हाफमैन कोडिंग। तो अभी हमने डिस्कस किया कि अपडेट प्रोसीजर क्या करती है। अपडेट प्रोसीजर इज यूज टू ड्रॉ द हाफमैन ट्री एट व्हेन एज एंड व्हेन एनी लेटर इज एनकाउंटर्ड, वेदर वी आर डिकोडिंग और वी आर एनकोडिंग। चाहे हम एनकोड करें चाहे डिकोड करें, जैसे ही कोई लेटर नया एनकाउंटर्ड होगा, ठीक है, चाहे डिकोडिंग के टाइम पे या एनकोडिंग के टाइम पे, तो इमीडिएटली हमारा हाफमैन ट्री क्या होता है, अपडेट होता है। ओके, देन आता है अपडेट प्रोसीजर अर्थमेटिक कोडिंग। तो देखो अर्थमेटिक कोडिंग से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, न्यूमेरिकल वगैरह ऐसे तो कुछ नहीं बनेगा, बट ये कि आप रिलेट कर सकते हो। अर्थमेटिक कोडिंग क्या है कि लॉसलेस टाइप की कोडिंग, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो विच टाइप ऑफ कोडिंग इज अर्थमेटिक कोडिंग, इट इज अ लॉसलेस कंपैरिजन टाइप ऑफ कोडिंग। ओके, देन बात करते हैं किसकी, डायग्राम कोडिंग की। तो डायग्राम कोडिंग क्या है, देखो डायग्राम कोडिंग जो है ये रिलेटेड है किससे, रिलेट कर लेना स्टैटिक डिक्शनरी से। डायग्राम कोडिंग एक टेक्निक है, एक तरीका है जो स्टैटिक डिक्शनरी में यूज होता है। कि स्टैटिक डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, विच कंटेन्स लेटर्स एंड करस्पॉन्डिंग कोड वर्ड्स। तो हम स्टैटिक मीन्स की फिक्स डिक्शनरी होगी, पहले से एक डिक्शनरी बना लेंगे, उसके अंदर लेटर्स लिख लेंगे और उनके आगे कोड वर्ड्स लिख लेंगे, और जब कभी भी किसी मैसेज को एनकोड करना होगा तो हम डिक्शनरी को रेफर करते हैं। हमारे लेटर्स जिनको हमें एनकोड करना होता है उनको हम डिक्शनरी से रीड करते जाते हैं और एनकोड करते जाते हैं। तो इसमें डायग्राम कोडिंग यूज होती है। तो डायग्राम कोडिंग इज अ लॉसलेस टाइप ऑफ कंप्रेशन टेक्निक विच इज यूज्ड इन स्टैटिक डिक्शनरी। ठीक, डिक्शनरी बेस्ड कंप्रेशन देखो वही आ गया ये। तो डिक्शनरी बेस्ड कंप्रेशन वो होता है जिसमें हम एक डिक्शनरी को यूज करते हैं। एंड व्हाट इज अ डिक्शनरी, हमने अभी डिस्कस किया, डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द मैसेज और लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट एंड करस्पॉन्डिंग कोड वर्ड्स। तो डिक्शनरी में सारे लेटर्स जो भी हमारे मैसेज में यूज़ होने वाले हैं या उनके कॉम्बिनेशन यूज़ होने वाले हैं वो लिखे जाते हैं, प्लस उनके आगे उनके क्या लिखा होता है, उनके आगे उनके कोड वर्ड्स लिखे होते हैं। और हम डिक्शनरी से हमारे मैसेज के लेटर्स को डिक्शनरी से रीड करते जाते हैं और करस्पॉन्डिंग कोड वर्ड्स को उठाते जाते हैं और एनकोड करते जाते हैं। ये हमारी डिक्शनरी बेस्ड टेक्निक होती है। डिक्शनरी बेस्ड टेक्निक दो तरह की होती है, एक स्टैटिक डिक्शनरी होती है और एक एडेप्टिव डिक्शनरी होती है। स्टैटिक डिक्शनरी का एग्जांपल है डायग्राम कोडिंग और दूसरा है क्या, एडेप्टिव मेथड, दिस वन। तो एडेप्टिव मेथड का एग्जांपल है जैसे LZ77 एल्गोरिथम है, लेम्पेल जिव 77, LZW लेम्पेल जिव वेल्क एल्गोरिथम LZW और LZ78। तो ये हमारे जो है डायनेमिक डिक्शनरी बेस्ड टेक्निक्स हैं, डायनरी डिक्शनरी बेस्ड टेक्निक्स हैं। ओके, तो बस हमें ध्यान रखना है कि स्टैटिक कौन सा है, डायग्राम कोडिंग, और एडेप्टिव कौन सा है। एडेप्टिव में देखो कई सारे आते हैं जैसे LZW, LZ77 और LZ78। फिर आता देखो स्लाइडिंग विंडो कंप्रेशन कौन सी एल्गोरिथम को कहा जाता है। तो स्लाइडिंग विंडो, ये क्वेश्चन बन सकता है, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम कंप्रेशन एल्गोरिथम कौन सी, किसको कहा जाता है। तो जो हमारा LZ77 वाला होता है ना, उसको हम स्लाइडिंग विंडो भी बोलते हैं। LZ77 टेक्निक को हम स्लाइडिंग विंडो कंप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें एक विंडो होती है, ठीक है, उसमें एक विंडो होती है और विंडो के दो पार्ट होते हैं। जो इधर वाला पार्ट होता है इसको लुक अहेड बफर बोलते हैं, जो इधर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, सर्च बफर बोलते हैं। यहाँ से हमारा मैसेज एंटर करता है और यहाँ से ये ऐसे एंटर करते हुए इधर निकल जाता है। तो इसमें जो विंडोज ना स्लाइड करती रहती है, तो इसलिए इसको स्लाइडिंग विंडो कंप्रेशन भी बोलते हैं। कौन सी टेक्निक को, LZ77 को। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, तो हमने पढ़ा था, क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कंप्रेशन एक न्यूमेरिकल भी यहाँ पे बन सकता है कि आपको कुछ मैसेज का जो है बिट्स दे देंगे और कंप्रेस करने के बाद मैसेज की बिट्स दे देंगे, फिर आपसे कहा जाएगा कि भाई इनका कंप्रेशन रेशियो क्या होगा। तो देखो जो हमारा ओरिजिनल मैसेज होता है और जो हमारा रिकंस्ट्रक्टेड मैसेज होता है उसमें जो उसमें कंप्रेस्ड डेटा होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैसेज दिया गया है, उसको स्टोर करने के लिए 10 MB यूज़ हो रहे हैं। हमने जब उसको कंप्रेस किया, कंप्रेशन अप्लाई किया, तो उसमें 5 MB यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो 10 × 5 का उसका कंप्रेशन रेशियो हो जाएगा। ओके, फिर आता है स्पीच कंप्रेशन। तो देखो स्पीच कंप्रेशन का मतलब है, तो देखो स्पीच कंप्रेशन जब हम करेंगे
तो देखो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का एल्गोरिथम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो है हम जब ऑडियो टाइप के, वीडियो टाइप के, इमेज टाइप के डेटा की बात करते हैं तो इसमें लॉजी कंप्रेशन यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको आप रिलेट कर लीजिएगा इस तरह से लॉजी कंप्रेशन के लिए। कई ऐसे ऑडियो फॉर्मेट्स होते हैं जो लॉसलेस टाइप से भी काम करते हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल दे रखे हैं WAV, FLAC एंड WMA लॉसी होता है कि ये, और एक WMA लॉसलेस होता है। तो देखो जो ये हमारा WAV है, ये वेव फॉर्म ऑडियो फॉर्मेट, इसको WAV को हम बोलते हैं वेव फॉर्म ऑडियो फॉर्मेट। ठीक है, FLAC एक होता है, FLAC ये होता है फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक, और एक होता है WMA लॉसलेस। देखो WMA के दो वर्जन होते हैं, एक WMA लॉसी होता है, एक WMA लॉसलेस होता है। ठीक है, विंडोज मीडिया ऑडियो, विंडोज मीडिया ऑडियो। तो इनके फुल फॉर्म भी आप याद जरूर करके रखिएगा, इनके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो वेव, WAV, FLAC और WMA लॉसलेस। ठीक है, तो ये तीन जो है लॉसलेस टाइप के ऑडियो हो गए। ठीक है, और एक होता है हमारे पास MP3 और WMA लॉजी। तो MP3 हमारा लॉजी टाइप का होता है। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकते हैं। तो MP3 जो ऑडियो फॉर्मेट होता है, ये मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, MP3 ये लेयर 3 पे काम करता है। तो ये इस तरह से इनके फुल फॉर्म वगैरह, कौन सा लॉजी है कौन सा लॉसलेस है, ये क्वेश्चन आप लोग जो है जरूर याद रखिएगा। इस तरह क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। लॉजी ग्राफिक्स कंप्रेशन, तो देखो ग्राफिक्स में लॉजी जो ग्राफिक्स होता है, जो उसमें फेमस सबसे जो परफेक्ट एग्जांपल आता है वो JPEG का आता है। तो JPEG जो हमारा जो इमेजेस वगैरह होती है ना, तो उसमें JPEG एक फॉर्मेट होता है, तो वो लॉजी टाइप का ग्राफिक्स कंप्रेशन होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ओके, सो इनको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म मेथड। तो देखो ये हमारा एक टॉपिक है, यहाँ से बस ये बन सकता है कि इसमें हम करते क्या एक्चुअली। तो देखो इसमें जो डेटा होता है, जो सीक्वेंस दी जाती है, तो सीक्वेंस को मॉडलिंग की जाती है, सीक्वेंस को मॉडलिंग की जाती है कई अलग अलग मैथमेटिकल फार्मूलाज को यूज़ करके। तो वहाँ से इसको रिलेट किया जा सकता है इस तरह से। फिर देखो कंप्रेशन मॉडल्स। तो कंप्रेशन मॉडल्स कई 4 हमने कंप्रेशन मॉडल्स पढ़े हैं, तो उनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो हो सकता है कि उससे नाम पूछ लिए जाएं, तो ये पूछा जा सकता है। तो कंप्रेशन मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? एक फिजिकल मॉडल होता है, ठीक है, एक मार्कव मॉडल होता है, एक प्रोबेबिलिटी मॉडल होता है, और एक कंपोजिट सोर्स मॉडल होता है। तो ये 4 मॉडल, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। फिर आता है कंपैरिजन क्वांटाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। तो क्वांटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो लॉसी कंप्रेशन में यूज़ होती है। और क्वांटाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो हमारे इनपुट वैल्यूज़ होते हैं, तो उन इनपुट वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, रेंज में डिवाइड कर लेते हैं, रेंज। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं कि ऐसे करके रेंज डिवाइड कर लेते हैं। तो ये एक रेंज है, ये एक रेंज है, ये एक रेंज है, ये एक रेंज है। तो इन रेंजेस में आने वाले डेटा को हम जब एनकोड करते हैं या डिकोड करते हैं, तो उन एग्जैक्टली वैल्यू पे काम नहीं करते। इन रेंज के अंदर हम एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, उस एवरेज वैल्यू को यूज़ किया जाता है। तो इसी को हम क्वांटाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। और क्वांटाइजेशन प्रोसेस दो तरीके की होती है। ठीक है, एक होती है स्केलर क्वांटाइजेशन, एक होती है वेक्टर क्वांटाइजेशन। वेक्टर क्वांटाइजेशन में क्या होता है कि जो वैल्यूज़ होती हैं एक वेक्टर डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म वे में होती है, वेक्टर में होती हैं, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती हैं, तो इसलिए उनको वेक्टर क्वांटाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। और एक होता है स्केलर वैल्यूज में स्केलर वैल्यूज़ होती हैं, तो उनको स्केलर क्वांटाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वांटाइजेशन। ओके, क्वांटाइजेशन के बाद आता है LZ77, LZ78, LZW। तो देखो इनके फुल फॉर्म आपके पता होने चाहिए, ठीक है, और इनका काम पता होना चाहिए आपको। तो LZ77 होता है लैम्पेल जिव 78, लैम्पेल जिव 77 और लैम्पेल जिव वेल्क। ये 3 हमारे एल्गोरिथम है जो कहाँ पर यूज़ होती हैं, ये एडेप्टिव डिक्शनरी में यूज़ होती हैं। ये तीनों किस टाइप के एल्गोरिथम है? एडेप्टिव डिक्शनरी बेस्ड डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स इनको बोला जाता है। जो LZ77 है, इसको हम स्लाइडिंग विंडो भी बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था, स्लाइडिंग विंडो कंप्रेशन टेक्निक भी बोलते हैं। और LZ77 में जो डेटा जो है वो एनकोड होता है, वो एक ट्रिपलेट के फॉर्म में एनकोड होता है। ट्रिपलेट कैसे होता है? O, L और C, कि जिसमें O ऑफसेट होता है, L लेंथ ऑफ द मैच होता है, और C कोड वर्ड होता है। जबकि LZW में 2 चीज़ें होती हैं केवल, ठीक है, इंडेक्स एंड कोड। इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स होता है और कोड होता है, किसमें? LZ78 में, ठीक है। और LZW में सिर्फ इंडेक्स होता है, LZW में सिर्फ इंडेक्स होता है। तो ध्यान रखना, LZ77 में हम ट्रिपलेट के फॉर्म में डेटा को एनकोड करते हैं, LZ78 में डबल के फॉर्म में करते हैं, और LZW में सिंगल जाता है।
फिर आता परफॉर्मेंस ऑफ कंप्रेशन एल्गोरिथम। तो देखो कंप्रेशन एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस निकालने के लिए कई पैरामीटर्स होते हैं, जैसे उनमें सबसे पहला पैरामीटर है कौन सा, एक पैरामीटर है जिसका नाम है कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कंप्रेशन रेशियो क्या होता है कि कंप्रेस करने से पहले कितना बिट्स था और कंप्रेस करने के बाद कितना बिट हुआ, ठीक है, उनका रेशियो, उसको कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं। तो उससे पता चलता है कि साइज कितना रिड्यूस हुआ। इसी तरह से डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन एक टर्म यूज होता है, डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है, आपका जो ओरिजिनल डेटा है और आपने जब उसको रिकंस्ट्रक्ट किया तो उनके बीच में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है कि जो लॉसलेस होता है उसमें डिस्टॉर्शन नहीं मिलता है, लेकिन जो लॉजी टाइप का डेटा होता है उसमें डिस्टॉर्शन आपको मिलता है। इसी तरह से होता है रेसिड्यूअल। रेसिड्यूअल एक टर्म है, रेसिड्यूअल। तो रेसिड्यूअल क्या होता है कि डेटा और मॉडल, डेटा और मॉडल, डेटा और मॉडल में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रेसिड्यूअल बोलते हैं। तो ये किसी कंप्रेशन टेक्निक के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कुछ टर्म्स जिनको यूज़ किया जाता है। तो देखो अगर आपको इनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी है, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, डेफिनेशन आपको पता है, तो डेफिनेटली आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे से लगा लोगे। फिर आता देखो कॉम्पेंडिंग क्या होता है, कॉम्पेंडिंग। तो देखो कॉम्पेंडिंग ये टर्म यूज होता है कहाँ पर, ये क्वांटाइजेशन में यूज होता है, क्वांटाइजेशन में। तो देखो क्वांटाइजेशन हमने ये पढ़ा अभी कि हम क्या करते हैं, रेंज बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो हमने रेंज बनाया वन, इधर से बनाते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमने रेंज बना ली। जो डेटा इस रेंज में आएगा, ठीक है, तो हम उसको एक कॉमन एवरेज वैल्यू दे देंगे जो डेटा इस रेंज में आएगा। तो देखो अब जैसे डिपेंड करता है कि मान लो इनपुट डेटा आ रहा है, तो देखो हम देखेंगे कि भैया इनपुट डेटा में कौन सी वाली रेंज में ज्यादा डेटा आ रहा है। देखो अगर यूनिफॉर्म तरीके से डेटा आ रहा है तो हम ऐसे यूनिफॉर्म इंटरवल्स वाला डेटा ले लेते हैं, ये स्टेप साइज बोलते हैं इसको, स्टेप साइज जो है सबका एक एक होगा और यूनिफॉर्म ले लेंगे। लेकिन अगर मान लो हमें लग रहा है कि भाई हमारा जो डेटा है, ठीक है, वो हमारा जो डेटा है ऐसे करके, मान लो ज़्यादा डेटा हमारा इस रेंज में आ रहा है, इस वाली रेंज में ज़्यादा डेटा आ रहा है, इसमें थोड़ा कम आ रहा है, इसमें थोड़ा कम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला है ना इसके स्टेप साइज को बढ़ा देंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पेंडिंग बोलते हैं, कॉम्पेंडिंग। तो कॉम्पेंडिंग टर्म कहाँ पर यूज होता है, ये क्वांटाइजेशन में यूज होता है, और ये स्टेप साइज घटाने बढ़ाने से इसका टर्म होता है कि जिस रेंज में डेटा ज्यादा लाई कर रहा है उस रेंज में हम ज्यादा फोकस करें, जिस रेंज में डेटा कम लाई कर रहा है वहां पर हम कम फोकस करें, इसी को हम कॉम्पेंडिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, लॉसलेस कंपैरिजन वर्सेस लॉसी कंप्रेशन। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया बहुत, कि लॉसलेस में डेटा बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है और लॉसी कंप्रेशन में डेटा लॉस हो जाता है, मतलब कि ओरिजिनली रिकवर नहीं होता है। लॉसलेस का जो एग्जांपल क्या होता है, जैसे परफेक्ट एग्जांपल है टेक्स्ट कंप्रेशन। लॉसी कंप्रेशन का एग्जांपल क्या हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ये सारे हमारे लॉसी कंप्रेशन के होते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी इमेज को, जैसे आप किसी का हम एक्सरे वगैरह निकालते हैं ना, तो वहां पर हम लॉजी को बियर नहीं कर सकते, क्योंकि लॉस, डेटा लॉस हो गया। कहीं पर मान लो किसी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मान लो किसी का एक्सरे हुआ, उसमें कोई मार्क आ रहा है, अगर हम उसको जब डिकोड कर रहे हैं तो वो मार्क गायब हो जा रहा है, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसी जगह पर इसका लॉसलेस टाइप का जो डेटा यूज किया जाता है। फिर आता है देखो टर्म डेटा मॉडलिंग क्या होती है। तो देखो जब कभी किसी डेटा को कंप्रेस किया जाता है तो उसमें 2 स्टेप का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। पहला होता है मॉडलिंग और फिर होता है कोडिंग। तो मॉडलिंग होता है, हमने पढ़े, मॉडल्स को यूज करके, किसी भी एक मॉडल को यूज करके, मतलब प्रोटोटाइप को यूज करके हम जिस डेटा को एनकोड करने वाले, कंप्रेस करने वाले हैं, उसकी उसकी प्रीफेस तैयार करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसकी प्रीरिक्विजिट तैयार करते हैं, इसी को हम मॉडलिंग बोलते हैं। मॉडलिंग के बाद अगला स्टेप क्या आता है, कोडिंग आती है। ठीक है, फिर आता है डिक्शनरी कंप्रेशन, पहले पढ़ चुके हैं हम। डिक्शनरी बेस्ड टेक्निक्स वो होती हैं जिसमें जो है डेटा को, और डेटा में यूज़ होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, मैसेज में यूज़ होने वाले जो लेटर्स वगैरह हैं, उन लेटर्स को एक डिक्शनरी में रखा जाता है, और डिक्शनरी में उन लेटर्स के आगे उनके कोड वर्ड्स लिख दिए जाते हैं, और फिर डिक्शनरी से हम वैल्यूज़ को उठा उठा के मैसेज में एनकोड करते जाते हैं। तो 2 तरह की डिक्शनरी होती है, एक स्टैटिक होती है और एक डायनेमिक होती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, अर्ली एग्जाम्पल ऑफ डेटा कंप्रेशन। देखो डेटा कंप्रेशन का जो शुरुआत है वो कहाँ से माना जाता है, तो मॉर्स कोड से माना जाता है। सैम्यूल मॉर्स, देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड सैम्यूल मॉर्स, मॉर्स कोड। तो मॉर्स ने अपनी इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, मॉर्स कोड जो बोला जाता है। मॉर्स कोड क्या था, बेसिकली मॉर्स ने जब किसी मैसेज को सेंड करने के लिए कंप्रेस करने की कोशिश की थी, उसको कोडेड फॉर्म में सेंड करने की कोशिश की थी। तो मॉर्स ने क्या किया था, जो जैसे मैसेज लिखा हुआ है ABCD ऐसे करके, इनको यूज करके कोई मैसेज लिखा हुआ है, हाय हेलो, कुछ भी मैसेज भेज रहे हैं, तो उसको जब एनकोड किया ना इन्होंने, तो मॉर्स ने क्या किया था, डॉट एंड डैश, 2 चीजों से एनकोड किया था। एक डॉट यूज किया था, ठीक है, और एक डैश यूज किया था। डॉट एंड डैश, इनसे इसको एनकोड किया था। जैसे मान लो जो लेटर ज्यादा बार आ रहा है तो उसको एक सिंगल डॉट दे दिया, एक और लेटर जो बहुत ज्यादा बार आ रहा है उसको डैश दे दिया सिंगल। कुछ लेटर्स जो है कम
उनकी फ्रीक्वेंसी है, तो हमने उनको दो कॉम्बिनेशन दे दिया कि एक डॉट एक डैश, कुछ और कम आ रहे हैं बिल्कुल तो एक को दो डैश दे दिए, एक डॉट दे दिया, ऐसे करके। तो देखो यही बेस बना आगे सारी कंप्रेशन एल्गोरिथम्स का। जो हमारा हफमैन कोडिंग होती है या कोई भी एल्गोरिथम यूज होती है, वो यही बेस बनाती है कि देखा जाता है कि कौन से कंपोनेंट ज़्यादा बार हमारे मैसेज में आ रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो। जैसे अगर हम वीडियो की बात करेंगे या ऑडियो ग्राफिक्स की बात करेंगे, पिक्सल्स पे हम बात करेंगे, कौन से पिक्सल जो है ज़्यादा बार रिपीटेशन हो रही है उनकी सेम पिक्सल्स की, कलर्स की वगैरह की। ओके, तो उनको हम शॉर्टर कोड्स देते हैं। ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स जो कम बार हमारे मैसेज में आ रहे हैं तो उनको हम लॉन्गर दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये यही जो मॉर्स कोड ही है, यही हमारा बेस बना था सारे कंप्रेशन एल्गोरिथम्स का। हफमैन कोडिंग हम पढ़ ही चुके हैं। हफमैन कोडिंग क्या होता है? हफमैन कोडिंग एक लॉसलेस टाइप का कंप्रेशन एल्गोरिथम होता है जो डेटा को एनकोड करता है। और फिक्स्ड भी इसको बोला, दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड होती है और एक वेरिएबल होती है। फिक्स्ड वाली जो हमने नॉर्मल पढ़ी ट्रेडिशनल, और जो वेरिएबल वाली होती है वो एडेप्टिव होती है, एडेप्टिव हफमैन कोडिंग। फिर आता है एंट्रोपी क्या होती है। तो एंट्रोपी जो है कोडेड इन्फॉर्मेशन इन अवर मैसेज, कोडेड इन्फॉर्मेशन इन अवर मैसेज इज कॉल्ड एंट्रोपी, ठीक है। इसको एंट्रोपी बोला जाता है। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एंट्रोपी क्या है? जो मैसेज हम एनकोड करने वाले हैं उस मैसेज में एवरेज बिट्स कितनी यूज होंगी, मतलब अभी एनकोड करने वाले हैं, उससे पहले हम एक आइडिया लेना चाहते हैं, तो उसमें हमारी एंट्रोपी हेल्प करती है कि भाई इस मैसेज को एनकोड करने के लिए इतनी बिट्स यूज की जा सकती हैं। इसी को एंट्रोपी बोला जाता है, ठीक है। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला वगैरह आप लोग याद रखिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है? एच इज इक्वल टू, ठीक है, एच इज इक्वल टू समेशन, मतलब कि जितने लेटर्स हैं सबको इंक्लूड कराना है, और फिर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच लेटर, एंड देन लॉग, लॉग में आएगा बेस टू, लॉग बेस टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच लेटर, ऐसे करके आता है। तो ऐसे भी लिखते हैं इसको, प्लस इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक। कैसे कि हम लिख देते हैं एच इज इक्वल टू माइनस, हम शुरू में माइनस लगा देते हैं, फिर माइनस के आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन, समेशन के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच लेटर, एंड देन लॉग टू, ठीक है, और पी आई ऊपर ले आएंगे। तो पी आई अगर ऊपर आ रहा है तो यहाँ शुरू में माइनस आ जाएगा, पी आई अगर 1 अपॉन में आ रहा है तो माइनस यहाँ से हट जाएगा। तो फॉर्मूला वगैरह याद रख लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर देखो एडेप्टिव क्वांटाइजेशन आ गया। तो देखो एडेप्टिव क्वांटाइजेशन जिसमें एक होता है कि फिक्स क्वांटाइजेशन प्रोसेस हम पढ़ ही चुके हैं, देखा हमने। क्वांटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि जो हमारे इनपुट वैल्यूज होती हैं उन वैल्यूज की रेंजेस हम लोग बनाते हैं और उसमें डेटा लाई करता है, तो हम उसको अकॉर्डिंगली एनकोड कर देते हैं। तो उसमें डेटा लॉस हो जाता है, क्योंकि जैसे 1.2 को सेंड किया, 1.2 को हम सेंड करेंगे कैसे? 1.5 से, है ना। 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स लाई कर रहे होंगे, 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स लाई कर रहे होंगे सबको हम 1.5 एज्यूम करेंगे। तो 1.2 जब डिकोड होगा ना तो 1.5 से होगा, तो 0.3 का लॉस हो जाएगा, ऐसे करके उसमें डेटा लॉस हो जाता है। तो ये सब हमारा क्वांटाइजेशन का प्रोसेस है। एडेप्टिव होता है, एडेप्टिव क्वांटाइजेशन, ठीक है। एक होता है फॉरवर्ड एडेप्टिव, एक बैकवर्ड एडेप्टिव क्वांटाइजेशन, जयंत क्वांटाइजेशन वहाँ पर होता है। तो ये प्लीज़ थोड़े थोड़े से कंसेप्ट हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिए ताकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में जरूर हेल्प करेंगे आपके। जेपीजी कंप्रेशन जो होता है ये एक इमेज फॉर्मेट होता है, इमेज कंप्रेशन होता है, और ये लॉजी टाइप का होता है, इसमें डेटा लॉस हो जाता है। तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप डेटा को इमेज टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? हफमैन कोडिंग इन टेक्स्ट कंप्रेशन एंड ऑडियो कंप्रेशन। तो देखो हफमैन कोडिंग का जरूरी नहीं है कि वो टेक्स्ट में यूज हो, वो ऑडियो में भी यूज होता है, लेकिन इसका थीम क्या होता है? इसका थीम होता है लॉसलेस कंप्रेशन। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग रिलेट कर लीजिएगा कि बस कंसेप्ट इस ऑडियो का मतलब ये नहीं कि ऑडियो का मतलब लॉस ही हमेशा, ऑडियो का मतलब लॉसलेस भी होता है, लेकिन जहां पर लॉसलेस टेक्निक यूज होती है वहां पर हफमैन कोडिंग का भी यूज हो सकता है। सेल्फ इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि किसी मैसेज के किसी मैसेज को स्टोर करने के लिए कितने बिट्स की यूज जरूरत पड़ने वाली है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इन्फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर दैट मैसेज। या उस मैसेज के अंदर जो इंडिविजुअल लेटर्स हैं, ठीक है, उन इंडिविजुअल लेटर्स को स्टोर करने के लिए कितने बिट्स की जरूरत पड़ने वाली है, उसको हम सेल्फ इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इसको डिनोट किया जाता है आई से, आई एंड देन लेटर का नाम, सेल्फ इन्फॉर्मेशन। इसका यूज होता है किसमें? एंट्रोपी में। तो सेल्फ इन्फॉर्मेशन हुआ, एंट्रोपी हुआ, शैनन एंट्रोपी फार्मूला, वहां पर ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड होती हैं। फिर आया देखो मॉडलिंग एंड कोडिंग। तो अभी पढ़ा हमने कि मॉडलिंग क्या होती है। ये पहले 2 स्टेप का प्रोसेस होता है डेटा कंप्रेशन का। पहले हम मॉडलिंग करते हैं, फिर कोडिंग करते हैं। पहले हम मॉडलिंग करेंगे, मॉडलिंग का मतलब प्री रिक्विजिट तैयार करेंगे, प्रीफेस तैयार करेंगे डेटा कंप्रेशन का, और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे? एनकोड कर देंगे। तो मॉडल 4 तरह के हमने पढ़े थे, फिजिकल, मार्कव, एंड देन प्रोबेबिलिटी मॉडल एंड कंपोजिट सोर्स मॉडल।
ठीक है। एक एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कंपोजिट सोर्स मॉडल एक्चुअली क्या है। तो देखो, कंपोजिट सोर्स मॉडल अलग से कोई मॉडल नहीं है। कंपोजिट सोर्स मॉडल कई दूसरे मॉडल्स का कलेक्शन होता है, और उनमें कभी कभी ऐसा होता है कि एक सिंगल मॉडल से डेटा में हमारी हेल्प नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करते हैं, कई मॉडल्स को कलेक्ट कर लेते हैं एक साथ और एक मॉडल बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट सोर्स मॉडल। कंपोजिट सोर्स मॉडल में एक पॉइंटर होता है, मान ली दो दो मॉडल उसके अंदर यूज हो रहे हैं, एक फिजिकल है और एक प्रोबेबिलिटी है। तो उसके अंदर एक पॉइंटर होगा, वो पॉइंटर जिसके ऊपर पॉइंट करेगा वो मॉडल यूज होगा। तो कभी फिजिकल यूज हो रहा है, कभी प्रोबेबिलिटी यूज हो रहा है, ठीक है, कभी मार्कअप यूज हो रहा है, ऐसे करके एट ए टाइम एक ही होता है, एट ए टाइम एक ही मॉडल यूज होता है। एप्लीकेशन ऑफ हफमैन कोडिंग, तो देखो लॉसलेस टाइप का ये कंप्रेशन है, तो जहां भी लॉसलेस टाइप का कंप्रेशन की बात आ रही है तो वहां पर हफमैन कोडिंग का यूज किया जा सकता है। परफॉर्मेंस मीजर्स क्राइटेरिया फॉर कंप्रेशन, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं, किसका, कंप्रेशन का, तो बताया था कैसे करते हैं। कंप्रेशन रेशियो से करते हैं, डिस्टॉर्शन से करते हैं, रेसिडुअल से करते हैं। ये कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जिनका यूज होता है कंप्रेशन के परफॉर्मेंस को मीजर करना। LZ77 क्या कहता है? LZ77 अप्रोच तो भी पढ़ा हमने। ये एक स्लाइडिंग विंडो डेटा कंप्रेशन टेक्निक इसको बोला जाता है। लैम्पेल जिव्स 1977 ईयर में इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक रिसर्च पेपर लिखा था डेटा कंप्रेशन के ऊपर, टेक्निक को ऊपर, तो उसी टेक्निक का नाम पड़ गया LZ77 अप्रोच फॉर एडेप्टिव डिक्शनरी। तो ये एडेप्टिव डिक्शनरी में इसका यूज़ होता है। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? OLC, ऑफसेट, लेंथ, कोड। ठीक है, दो विंडो, एक विंडो होती है, विंडो के दो पार्ट होते हैं, एक लुक अहेड बफर होता है और एक सर्च बफर होता है। क्वांटाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, अभी हम पढ़ चुके हैं। क्वांटाइजेशन प्रोसेस होती है कि हमारे जो इनपुट है, मैसेजेस को हम एनकोड करने वाले हैं, तो उसके जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को हम क्या करते हैं, रेंज में डिवाइड कर लेते हैं, और उस रेंज में जहाँ पर वो लाई करता है नंबर, उसको वहाँ पर अकॉर्डिंगली उसको एनकोड किया जाता है, इसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं। डेटा कंप्रेशन की नीड क्या है? ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन हो गया भाई। डेटा को कंप्रेस करना है और डेटा को एनकोड करना है, दो पर्पज़ है, डेटा को कंप्रेस करना है और डेटा को एनकोड करना है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक डिक्शनरी कंप्रेशन टेक्निक्स। तो देखो, स्टैटिक डिक्शनरी के क्या एडवांटेज है? स्टैटिक के एडवांटेज तब हो सकते हैं जब हमारा स्मॉल टाइप का डेटा है, स्मॉल साइज का डेटा है, उसको हमें एनकोड करना है, तो वहां पर स्टैटिक डिक्शनरी अच्छा काम करेगी। लेकिन जैसे अगर मान लो साइज बढ़ रहा है, ठीक है, हमारे पास प्री रिक्विजिट कम है, हमारे पास डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन कम है, तो वहां पर स्टैटिक डिक्शनरी काम नहीं करती है। लेकिन अगर डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसकी डिक्शनरी पहले से बना के अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, और जो पॉसिबल लेटर्स हैं जो हमारे मैसेज में जिनकी फ्रीक्वेंसी आने वाली, ज़्यादा बार आने वाली है, उनके अकॉर्डिंग हम उनको कोडवर्ड्स असाइन करके डिक्शनरी में स्टोर करके रख सकते हैं। तो वहाँ पर ये हमारी इस तरह से हेल्प कर सकता है। तो जो छोटे टाइप के डेटा हैं जिनकी प्री रिक्विजिट हमारे पास है, प्री इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, वहाँ पर जो स्टैटिक डिक्शनरी है बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। LZ77 और LZ78 को क्या कह रहे हैं, कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। तो लैम्पेल-जिव 1977 में पेपर आया, लैम्पेल-जिव का 1978 में एक रिसर्च पेपर आया, दोनों का नाम ही एल्गोरिथम पड़ गया। LZ77 में स्लाइडिंग विंडो यूज़ होती है, ठीक है, एक विंडो यूज़ होती है जिसमें हम ट्रिपलेट के फॉर्म में डेटा को एनकोड करते हैं, OLC, ठीक है, जहाँ पर O ऑफसेट, L लेंथ ऑफ द मैच और C कोडिंग होती है। जबकि LZ78 में क्या होता है, केवल डबल के फॉर्म में डेटा एनकोड होता है, हम इसमें केवल इंडेक्सिंग और कोडिंग देते हैं, इंडेक्सिंग देते हैं और कोडिंग देते हैं। ठीक है, और आपका लास्ट क्वेश्चन है टनस्टल कोडिंग। देखो, टनस्टल कोडिंग एक लॉसलेस टाइप की कंप्रेशन टेक्निक होती है, और एक क्वेश्चन ये भी बनता है इसमें कि टनस्टल कोडिंग क्या वेरिएबल लेंथ होती है या फिक्स लेंथ होती है? तो टनस्टल कोडिंग जो होती है फिक्स लेंथ होती है। टनस्टल कोडिंग एक फिक्स लेंथ लॉसलेस टाइप का कंप्रेशन टेक्निक है जो कि यूज किया जाता है। तो ऐसे करके देखो, ये वन लाइनर ये कंसेप्ट्स हैं, एक बार आप इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे, देख लोगे ना, तो देखो इन्हीं में से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। आपका जो एग्जाम आएगा वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज है, जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक डेफिनेशन अगर आपको पता है, तो डेफिनेटली आप किसी भी तरह का MCQ, किसी भी तरह का क्वेश्चन आप लोग इजीली लगा लोगे। ठीक है ना? तो एक बार आप इनको थोड़ा सा सुन लीजिएगा। एक बार अगर आपने इनको सुना होगा तो कुछ तो चीज़ें आपको पहले से आती होंगी, कुछ चीज़ें आपको और पता चल गई होंगी। एक दो बार आप सुन लोगे इनको तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और इजीली आप क्वेश्चन लगा लोगे। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।